अगर पित्ते की पत्थरी हो गई है किसी इंसान को तो क्या ये इतनी डेंजर कॉज कर सकती है कि पित्ते को निकालना ज़रूरी हो जाए? अच्छा, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पित्ते में पथरी हो जाती है तो इसमें हमें पित्ते को निकालना पड़ता है, ठीक है। और ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज नहीं पथरी नहीं मुमकिन है। निकलती? पथरी नहीं निकलती। पथरी इस सुर पित्ते से सब निकलती है जब आप कोई खाना खा लेते हैं, जैसे उसमें तली हुई चीज़ें खा ली, आपने फ्राइड चीज़ें खा ली या ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खा ली, तो जब पित्ता इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है अपने जूस रतूबत को अंतड़ियों में डालने के लिए, तो उस टाइम पे फिर जो पित्ते में पथरियाँ हैं वो निकल के इसकी नाली में फंस सकती हैं। और इस नाली से गुजर जाएं तो दर्द होती है, अगर फंस जाएं तो शदीद तकलीफ़ होती है, जिसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और अगर ये पथरी पित्ते की ये बन के क्यों जाती है? इसमें ऐसी कौन सी हम गलती करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से ये जो बन जाती हैं? जी, इसमें आजकल हमारी जो आजकल की ग़ज़ा है उसमें सबसे ज़्यादा तो ये जिसे हम आप कहेंगे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, फ्राइज़ हो गए, और ये जितने भी बनती हैं इनमें इनके अंदर फ़ैट कंटेंट और जो है? देसी ग़ज़ाएँ हैं जिसमें देसी और मुरगन ग़ज़ाएँ जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, जो ऑयल तैर रहा होता है, जिसे उर्फ़ आम में लोग कहते हैं तरी डाल दो, मेरे सालन में तरी डाल दो। जैसे आपका अक्सर आप होटल पे जाते हैं तो खाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, लोग कहते हैं ये मेरी प्लेट खाते हैं तो तरी का दिल करता तो है, वो कहते हैं जी, कहते हैं वो मेरी प्लेट ले आयो, खाली ले आयो, जो तरी डाल के लेके आओ। अब मुझे दोबारा लेकर नहीं, तरी क्यों नहीं डाली? ऐसे ही है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर मेकिंग ऑफ गॉलस्टोन्स। इसका मतलब है ये जो ज़्यादा ऑयल, एक्सेस ऑफ ऑयल किसी किस्म की तरी वगैरह खाने उसकी वजह से बनती है? जी बिल्कुल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से बनती हैं। और दूसरा इसमें कुछ लोगों फैमिलीज़ में जेनेटिक हिस्ट्री होती है, मौरूसी, उसमें भी फैमिलीज़ में भी बननी शुरू हो जाती है। सर थोड़ा और डिटेल बताइएगा, जब ये हम ऑयल वगैरह इस तरह तरी वगैरह खाते हैं तो फिर ये पथरी में कन्वर्ट कैसे होती है, ये कैसे डेवलप होती है ऑयल से और शोरमा से? और अच्छा, उसमें ये है कि जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, जब हमारी फ़ैटी या ये चर्बी वाली ग़िज़ा मैदे के अंदर पहुंचती है तो मैदे से जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं वो पित्ते को श्रिंक करते हैं। ये जैसे आपने मेरे सवाल पूछा है तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। सो ये जो ग़िज़ा है, चर्बी वाली ग़िज़ा या ऑयल वाली ग़िज़ा, जैसे ही मैदे में जाती है तो इसका जो पित्ता है वो जवाब इस तरह देता है कि वो अपनी जो रतूबत है उसको मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर पहुंचाता है, ठीक है जी। अब जब ये पहुंचाता है, इसको हज़म कर देता है। इसमें अगर तो जितनी प्रोपोर्शनेट है ग़िज़ा और उतनी रतूबत आ गई है तो ये प्रॉपर हज़म हो जाएगी, निज़ाम का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। और जब अगर इसमें रतूबत कम है, उसकी डाइजेशन ठीक नहीं हो रही, कम रह रही है, तो फिर उसके अंदर पथरियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी वजह ये पथरी बनने की, एक तो ये ग़िज़ाई वजह है और दूसरी वजह ये कि पित्ता ख़ुद से बीमार हो जाता है। अगर हम मेडिकली देखें तो पित्ता जो है उसका अपना फंक्शन सिर्फ ये है कि जो जिगर की रतूबत, वो जिगर जो रतूबत पैदा करता है उसको वो स्टोर करता है। अब तकरीबन 24 घंटे के अंदर हम देखें तो जो रतूबत पैदा होती है वो तकरीबन 500 ml तक होती है और पित्ते की कैपेसिटी होती है 50 ml, ठीक है जी। तो अब ये 500 ml को 50 ml में कन्वर्ट करना ये पित्ते का काम है। इसे करके तो ये स्टोर अपने अंदर करता है और जैसे ही आप खाना खाते हैं और उसके नतीजे में ये अपनी वो रिलीज़ कर देता है। अब जब पित्ते का ये फंक्शन, जो इसको 500 को 50 में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन है, वो ख़राब हो जाता है, तो फिर उसके अंदर ज़्यादा देर के लिए ये जो बाइल है वो रहना शुरू कर देता है। और वो जब बाइल साल्ट्स होते हैं, जब उसके अंदर वो रह जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये प्रोसेस एक दफ़ा शुरू हो जाता है, चूँकि पित्ता बीमार है, उसकी एबिलिटी कम हो गई है, तो फिर स्टोन ज़्यादा बनते जाते हैं। और इस तरह करके तो ये तो प्रोसेस है जो पित्ते का है। इसके अलावा काफ़ी सारी और बीमारियाँ भी हैं जिनकी वजह से। किस स्टेज के ऊपर जाकर ये जो है काबिले इलाज नहीं रहता, किस लेवल पे जाके ये काबिले इलाज रहता है, ये भी बता दें। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है काबिल इलाज, जैसे ही आपकी तशख़ीस हो गई, आपको बार बार विज़िट्स हो रही है, आप तेज़ाबियत नहीं हो रही, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, पित्ते में पथरियाँ आ गई हैं, तो फिर अब उसमें पथरियाँ हमारे पास दो तीन तरह की होती हैं। और जो अगर ये तो उनके स्ट्रक्चर के वाइज और फंक्शन के मुताबिक, कुछ छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, कुछ एक ही पत्थर बड़ा होता जाता है।
तो जब आपके पित्ते में पथरियाँ छोटी छोटी हो जाएं तो फिर उसमें हम एडवाइस करते हैं कि जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आमतौर पे स्टोन नीचे पास करते हैं, उन्हें हम स्टोन पासर्स कहते हैं। अगर ये पास करें स्टोन्स तो उसमें फिर लबलबे की नाली अगर बंद हो जाए तो लबलबे की सोजिश भी हो सकती है, जो कि एक बड़ी मूजी बीमारी है, और इसलिए उन लोगों में जल्दी, और जो जिनमें एक सिंगल स्टोन होता है उनको भी सर्जरी जल्दी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका अगर अटैक आएगा दर्द का तो बहुत शदीद होगा, क्योंकि आँखें पित्ते का मुंह बंद हो जाएगा, और जब पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करेगा गज़ा के खाने के नतीजे में तो वो बाहर निकाल नहीं सकेगा, और वो जो क्रैम्पिंग पेन होगी वो बहुत शदीद होती है। अच्छा, अब ये पित्ता निकल गया सपोज, ठीक है, और अब आम इंसान जो है जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल थी, खा रहा था, पी रहा था, जी रहा था, वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, क्या ये सारी चीज़ें वैसी अवेल कर सकेगा अपनी लाइफस्टाइल वैसी? आप पित्ता निकाल दें, आप ये सारे काम कर सकते हैं, बल्कि हम तो सर्जरी के 6 घंटे के बाद पेशेंट को कहते हैं बिल्कुल अप एंड अबाउट ना, यू कैन वॉक एंड डू योर रूटीन लाइफ। आप जिम के लिए उसमें वही से 2 वीक्स तक आप जिम में चले जाएँ, अदरवाइज़ और खा पी भी आप बिल्कुल सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि आपको जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो 2 से 2.5 महीने के लिए वो कम खानी है, ताकि आपका बॉडी उसको अडॉप्ट कर जाए, क्योंकि पित्ता जो नॉर्मली आपने स्टोर हाउस है जिगर की रतूबतों का वो तो उधर से निकल गया है। अब हुआ ये कि फैक्ट्री उधर है, फैक्ट्री जो कि जिगर है बाइल की वो तो उधर है, स्टोर निकल गया। अब बॉडी ने अडॉप्ट करना है स्टोर के बगैर काम करने का, वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, तो उसके बाद नॉर्मल खाना जो है वो डाइट पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पित्ते में थोड़ी पथरियाँ थी और पित्ता पार्शियली काम कर रहा था। जिन लोगों के पित्ते में इतनी पथरियाँ हैं कि वो सिर्फ बैग ऑफ स्टोन्स ही है, पथरियों की थैली है, उनका पहले ही नॉन फंक्शनल था, तो अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे विल बी इन देयर रूटीन लाइफ। तो इसलिए आप पित्ते के ज़ख़म भरने के बाद खाना भी नॉर्मल खा सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जब पित्ता निकाल देते हैं तो फिर उससे आपको गर्मी बहुत लगती है, इज़ दैट राइट? मतलब हीट शॉट्स आते हैं? नहीं, उसमें कुछ इसमें ये तो इससे मेरा ख्याल चूल्हे पे कोई खड़ा हो जाए कुकिंग करे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पित्ता निकालने पे। हाँ, इसमें फिजा पहले जैसे कहते थे गुस्सा बड़ा चढ़ता है, पित्ता गर्म हो गया या ख़राब हो गया, तो अब ये ज़रूर है कि पित्ता निकालने से गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन ये जो गर्मी है वो तो नॉर्मली लगेगी, उसका पित्ते से वो मौसम पे डिपेंड करता है। कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते होंगे? कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं? उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपकी फ़ैट, हाई फ़ैट कंटेंट है, या फ्राइड चीज़ें हैं, या तली हुई चीज़ें हैं, उसमें खाने में इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बंदा कोई एथलीट है और वो इस तरह से रनिंग करना चाहता है तो सब कुछ कर सकता है? जी, सब कुछ कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सारा हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक स्टैंडर्ड हमारी चीरे वाली सर्जरी है और एक की होल सर्जरी है जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अब थोड़ी सारी लिमिटेशन मूवमेंट की अगर चीरे वाली कर हो तो फिर करवाते हैं, वो उसमें आ सकती है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो इवन आप सुबह के टाइम करें, शाम को पेशेंट को घर भिजवा देते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बाकी रह गई अब ये कि एक इधर से इम्पॉर्टेंट इशू ये आता है कि आपने चीरे वाली सर्जरी करवानी है या पित्ते वाली सर्जरी, की होल लेज़र, या जिसे उर्फ़ में लोग लेज़र सर्जरी कहते हैं, वो करवानी है। तो अब इसमें मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये कि आप जिस सर्जन के पास जा रहे हैं, आप उसकी सर्जन को जो आती है अच्छी, उससे वो करवा लें। अच्छा, आपने एक और चीज़ बोली थी कि पेट का दर्द और पित्ता का जो प्रॉब्लम का वजह से जो एक पेट में दर्द होता है, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मुश्किल होती है आपको पता करना कि अगर आप टिपिकली करें तो इसको आप उर्फिया में हार्टबर्न कहते हैं, तेज़ाबियत हो गई है, खाना मुंह में खट्टे डकार आते हैं सुबह के टाइम पे, जो कि रिफ्लक्स की पेट दर्द के साथ ये पेट दर्द में ऊपर पेट के ऊपर हिस्से में खासतौर पे लेफ़्ट साइड पे या दरमियान में जो सेंटर में पेन होती है, उसमें आपको समटाइम्स पित्ते की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो जिसको हम उर्फ़े मतलब ऐसा लगता है जैसे स्टमक में पेन है, स्टमक में पेन है, उसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया कहते हैं इस वाली अलामत को, और इसमें अगर पोर्शन दिया जाए तो ये गाल ब्लैडर डिस्पेप्सिया भी होता है। तो लोग तो इसको जैसे ही जब शुरू होता है तो मुझे लगता है राइजिक वगैरह भी लग जाते होंगे, समझ नहीं आती, डकार वगैरह भी नॉर्मलाइज करने के लिए, जी उसे ठीक होता है?
अगर तो वो जैसे सिर्फ मैदे की प्रॉब्लम है या पेट की तेज़ाबियत की प्रॉब्लम है तो वो राइजिक से ठीक हो जाता है। एक पेन जो कि राइजिक से को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट राइजिक लेना पड़ रहा है तो फिर उसके लिए पित्ते की दर्द या उसकी बीमारी के लिए उसकी तशखीस के लिए जाना चाहिए। सर फ्रीक्वेंट से क्या मुराद है, एक दिन में 3 ले लें, 5 ले लें या फिर? अच्छा मैं आपको बता दूँ ये जो राइजिक है ना ये बहुत ज़्यादा इसकी डोजेज जो है ना गलत यूज़ की जाती है। अच्छा। अगर 20 मिलीग्राम वाला राइजिक है तो वो आप दिन में 2 कैप्सूल ले सकते हैं यानी अच्छा। सुबह और शाम। और अगर 40 मिलीग्राम वाला कैप्सूल है जिस राइजिक है या ओमेप्राजोल है तो उसको आप दिन में 1 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ये इसकी स्टैंडर्ड मेडिकल डोज है। तो और अगर इससे भी आराम नहीं है तो फिर फ़ौरन पित्ता चेक करना अगर इससे आराम नहीं आ रहा और जो मेडिसिन है अपने मुआलिज से रुजू करें और फिर उससे पित्ते की प्रॉब्लम के लिए रुजू करें। हाँ, और ये उन केसेस में है जिनमें पित्ता मौजूद है। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम पित्ता निकलवा दिया हुआ है फिर भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मदद से या फिर आप अपर एंडोस्कोप मुंह में कैमरा डाल के उसकी मैदे की तशखीस करवाएं। आखिरी सवाल बिल्कुल कि अगर आपका पित्ता निकल जाए या पित्ते में प्रॉब्लम्स आ जाए तो रेगुलर इसकी मेडिसिन खानी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर पित्ता निकलने के बाद खानी है? पित्ता निकलने के बाद कोई भी मेडिसिन रेगुलर नहीं खानी पड़ती, नॉर्मल लाइफ में? जी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। ओके चलिए जी, खाने में अगर कोई परहेज़ है तो वो भी बता दें। खाने में परहेज़ एक तो लो फैट डाइट, तली हुई और फ्राइड चीज़ें कम, जिसके अंदर सारी फास्ट फूड वगैरह आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं जो कि हाई फ़ैट कंटेंट होता है। अगर और दूध में आ जाते हैं तो आप लो फैट मिल्क ले लें। और अगर किसी को एक्टिवली पित्ते की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मना है। क्योंकि और दूसरी बात मैं आपको बताना मना इसलिए कि एक दफ़ा आपको दर्द होगी अगर पित्ते की तो अगर दूसरी दफ़ा ठीक हो गए आप और आपने सर्जरी नहीं करवाई तो दूसरी दफ़ा जो अटैक होता है वो पहले से सीवियर होता है। इसलिए हमें कम से कम एक अटैक के बाद अगली दफ़ा के लिए उसकी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का पूरा प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव था हमेशा की तरह।